तो रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से प्लीज बताना। आई थिंक स्टार्टेड ना। हाँ सर। ओके सर। ओके सर, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का बिजनेस लॉ क्लास। बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। सबको मेरे तरफ से फिर से गुड इवनिंग। अच्छा, तो सर बिजनेस लॉ में हम लोग एकदम स्टार्टिंग लेवल बात चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोडक्शन पे 2 लेक्चर्स कंप्लीट करवाया। जिन लोगों का बाकी है उनको मैं शेयर कर लूंगा सर। आई थिंक तुषार का बाकी है, और भी किसी का अगर बाई चांस छूट चुका है तो प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लेना और एक बार कवर अप कर लेना सर, ठीक है। তুষার আমি আজকে পাঠাতে পারলাম না, অ্যাকচুয়ালি দুপুরবেলাটাতে আমার অ্যাকচুয়ালি কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ পড়ে গেছিল, আমি সেই জন্য তোকে সেন্ড করতে পারি। ঠিক আছে, আমি আজকে পাঠিয়ে দেবো, ধরে রাখিস নেক্সট উইকে মধ্যে যেন হয়ে যায়। হ্যাঁ, ओके सर। जस्ट गुड दो इवनिंग। लेक्चर। गुड इवनिंग नील। से पहले मैंने जस्ट 2 लेक्चर्स करवाया, तो एक बार आप लोग जरूर देखिए सर। अच्छा, तो बिजनेस लॉ में बेसिकली क्या क्या लॉ मेनली पढ़ना होता है सर? बिजनेस लॉ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन किसी किसी केस में, जैसे सीएमए वाले को थोड़ा नेगोशिएबल भी पढ़ना होता है, सीएस वाले को भी थोड़ा नेगोशिएबल पढ़ना होता है। सीए के केस में इंटरमीडिएट लेवल में नेगोशिएबल जरूर है। मैंने बेसिकली बिजनेस लॉ के अंदर मेन मेन क्या क्या लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताऊँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और एग्जाम में मार्क्स भी ज्यादा पूछते हैं। फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, पार्टनरशिप एंड एलएलपी इज आल्सो, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉ के अंदर बहुत ही जरूरी टॉपिक माना जाता है इन एवरी एग्जाम सर। चाहे सीए का एग्जाम ले लो, चाहे सीएमए कर लो, चाहे सीएस का देख लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम। सो नाउ द पॉइंट इज, तो फिर सर चलो स्टार्ट करें आज का कॉन्ट्रैक्ट का एक लेक्चर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने, कोई मुझे बता सकते हो सर लास्ट दिन हम लोग कहाँ पर कंप्लीट किए थे? एनी आइडिया किसी को, किस पॉइंट पे जाके बातचीत चल रहा था? किसी को याद है? ऐसा भूल चुके हैं? देखो सर, भूलने में कोई बुराई नहीं है, बट घर पे पढ़ाई करना चाहिए, है ना। भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। अच्छा, तो सर स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं सर, एक बार मुझे कंफर्म करो ना सर, स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं। यस सर। ठीक है। तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने बेसिक थोड़ा डिस्कशंस किया था कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। मैंने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ड से ही ना बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने मैंने बेसिकली डील, है ना सर। हम लोग बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या हो जाएगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैंने। बिजनेसमैन बहुत ऐसा बात करते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, काम करना है। सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड, अगर आप लोग थोड़ा अपने डे टू डे लाइफ में अगर कभी ज्यादा सुनोगे, ज्यादातर देखना जो लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, या फिर सुने हो सर आप लोग, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अरे कॉन्डक्टर नहीं है सर, कॉन्ट्रैक्टर, बस का कॉन्डक्टर नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्टर का बात करता हूँ। दे आर बेसिकली, जैसे कि रोड बनेगा गवर्नमेंट लेवल में आपके एरिया से, तो रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहा है ना। टेंडर पड़ता है सर, तो टेंडर लेना पड़ता है, तो टेंडर में बिडिंग होता है, फिर गवर्नमेंट उसको देता है जो सबसे सस्ता दाम पे सबसे अच्छा काम करने का वादा करेगा, चीप में बेस्ट। तो प्योर कॉस्टिंग रिलेटेड मैटर, ऐसे नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट केस, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियलाइज कॉन्सेप्ट में आप ये चीज बहुत ज्यादा देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब पहले टेंडर देता है। टेंडर कैसे होता है? जैसे मानो एक कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। सरकार को रास्ता चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को रास्ता चाहिए, तो कौन रास्ता बना के देगा, है ना। कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, तो कौन कंपनी को सबसे बेस्ट सुइटेबल रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का बिल्डिंग बनेगा, कौन गवर्नमेंट को सबसे सुइटेबल मटेरियल सस्ता दाम पे दे सकता है। तो क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
तो सर ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर, कि जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसा कोई बात नहीं कि जो थ्योरी है, ठीक है, मतलब आप इसको थ्योरी समझ के हल्का से मत लेना सर। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ ने काफी क्लियर कट बात कहा है, तो एकदम ब्रिटिश एरा से चल रहा है। 1872 में ये एक्ट बना था। बट ऑब्वियस बात है सर, आज के डेट में ब्रिटिश समय का चीज नहीं है, ये समय के साथ साथ एमेंड हो चुका है। एमेंड माने इसके अंदर जरूरी चेंजेस जो समय के साथ जरूरत होता है ना, समय के साथ नियम बदलते हैं, सिचुएशंस बदलते हैं, सोसाइटी बदलते हैं, तो चेंजेस तो करना पड़ेगा। तो जरूरत के चेंजेस हुआ है, जहां पर जरूरत लगा है चेंजेस हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग एक्ट का डेट देख के ऐसा ना समझो कि आप जैसे कोई पुराने जमाने का ब्रिटिश पीरियड का आज से 200 साल पुराना कोई चीज पढ़ रहे हो। नहीं सर, ऐसा बात नहीं। ये एक्ट चल रहा है भारत में 1872 से, इसलिए एक्ट को आज भी 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत संशोधन संशोधन समझते हो, माने जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है हर साल जरूरत के हिसाब से आफ्टर इंडिपेंडेंस, माने 47 1947 के बाद भी जो भी जरूरत हुआ है समय के साथ साथ, वो रेक्टिफिकेशंस बोलो जो भी हो, वो करता गया और सेम एक्ट के अंदर ही करता गया। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में। तो तभी क्या है ना, लॉ का नाम वही रह गया 1872 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, ये सब बेसिक बात है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऑलरेडी क्या क्या ऑलरेडी समझा दिया। मैं एक बार याद दिला देता हूँ सर आप लोगों को, अगर किसी को याद नहीं है जो लास्ट 2 क्लास में हुआ है। मैं जस्ट 5 मिनट फटाफट रिवाइज करूंगा एकदम। मेरे कंप्यूटर के घड़ी में 7:59 हुआ है, एकदम 5 मिनट घड़ी पकड़ के मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और फिर मैं फ्रेश टॉपिक में जाऊंगा। ठीक है, तो 5 मिनट में क्या रिवीजन हो सकता है, चलो फटाफटा। रेडी, स्टेडी, गो। रेडी हो ना सर? देखो, तो सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज पढ़े हैं अभी तक? सर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ के बारे में पढ़े। सर ये क्या चीज है? जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था कि आज के डेट में जब कोई फैक्ट्री चलता है, तो या फिर कोई गवर्नमेंट का काम होता है या फिर इंडिविजुअल लेवल में, हम लोग भी कोई भी दो व्यक्ति अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। तो जब भी वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, बिजनेस रिलेटेड एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस रिलेटेड एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट सर। सामाजिक मैटर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। माने बाप बेटे के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है सर, है ना, बाप बेटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब रिलेशन पे नहीं होता है, बात को समझे। वो सब सामाजिक विषय है। हस्बैंड वाइफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है कोई, ठीक है, कोई बच्चा और पापा है, माँ है, पेरेंट के साथ बच्चा, मैंने मानो हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि पापा ने बच्चे को बोला कि बेटा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर, तेरे को आईफोन गिफ्ट करेंगे। बच्चा ने अच्छा रिजल्ट कर दिया बट पापा नहीं दे पाया ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीजन। तो बच्चा क्या करेगा? पापा के नाम पे कोर्ट में केस करेगा कि मेरा पापा, हाँ, मेरा पापा मेरे को धोखा दे दिया, आईफोन का वादा करके भूल गया। हाँ, जो वादा किया है वो भूल गया है। कौन? पापा। तो फिर बच्चा केस करेगा क्या? अरे नहीं सर, केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक मैटर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, सामाजिक विषय को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं रखा गया। ये सब डीलिंग्स का मैटर है, बिजनेस का मैटर है। जहां जहां बिजनेस है वहां वहां ये लॉ काम करता है। तो इसी मुद्दे पे ये एग्रीमेंट काम करता है। एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट इज लाइक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। चलो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल चल रहा है, अच्छा एग्जांपल लूंगा तो उसे थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक लेटेस्ट एग्जांपल मेरे एक्चुअली हम लोगों के फैमिली बिजनेस पे एक ऐसा ही एक डील चल रहा था, मतलब अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर बात चल रहा है, तो मैं आपको वही बात थोड़ा शेयर करता हूँ। सर आप लोग गोदरेज कंपनी का नाम सुने हो? हाँ सर, यस सर। गोदरेज कंपनी का नाम सुने? गोदरेज बहुत कुछ करता है सर। मैं गोदरेज का आपको एक आप लोग शायद गोदरेज के बारे में जो सुने होंगे, मे भी आप लोग गोदरेज का अलमीरा सुने होंगे, गोदरेज का लॉक लॉक वगैरह सुने होंगे, है ना। गोदरेज बहुत सारे बिजनेस करते हैं। मैं आपको गोदरेज का एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग मे भी नहीं जानते हो।
आपको पता है गोदरेज एग्रोवेट बोल के एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। मैंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो मिनरल्स वगैरह होता है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, जो जरूरी, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना सार, ठीक है, मतलब जो उपजाऊ बढ़ाने के लिए जमीन में जो दिया जाता है, इसमें ऑर्गेनिक वगैरह केमिकलाइज जो भी चीजें हैं, आप शायद एडवर्टाइज मतलब ये वेबसाइट से भी देख सकते हो। तो बेसिकली एक गोदरेज फैक्ट्री के साथ ही एक रिसेंट फैमिली में एक बातचीत चल रहा है कि गोदरेज को ना बहुत सारी चीजें जरूरत होता है। जैसे आप ये सब देख सकते हो सर, जैसे जैसे पोल्ट्री, ठीक है, तो पोल्ट्री के लिए फीड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? पोल्ट्री के लिए फीड्स बनाते हैं, ठीक है। या फिर काऊ वगैरह के लिए भी फीड्स बनाते हैं, ठीक है, कैटल फीड्स बोलते हैं, कैटल फीड्स, पोल्ट्री फीड्स, ठीक है। ये सब चीज क्या है, गोदरेज बनाते हैं। तो इसके लिए ना हमको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो तो क्या है ना सर, हम लोग के फैमिली साइड में, एक्चुअली मैम की फैमिली साइड में ये सब बिजनेस है, काफी पुराना बिजनेस है, मतलब दादाजी भी करते थे। तो अभी फैमिली में एक बातचीत चल रहा था, क्या गोदरेज के साथ कोई रॉ मटेरियल सप्लाई का डील हो सकता है क्या, ठीक है। तो मेरे से ये बात पूछा गया था, तो मैं बोला देखते हैं। तो फिर पता चला कि हाँ, गोदरेज बेसिकली रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए लोकल लोगों से ही टेंडर बुलाते हैं। यानी इनको जैसे मतलब मुर्गी के लिए खाना बनाएगा, ठीक है, जो पैकेज्ड फूड बन के मार्केट में निकलेगा, या काऊ के लिए खाना बनेगा, ठीक है, कैटल फीड्स बनेगा, तो इसके लिए भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो ये सब चीज इनको सप्लाई करना है, तो उसके लिए एक टेंडर बनाया जा रहा है। और वो टेंडर में हमें जाना है, एज पर फॉर्म फिलअप करना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर हम लोग सस्ते में दे पाएंगे, मतलब गोदरेज के लिए अगर चीप होगा बात, ठीक है, बात समझे सर, अगर गोदरेज के लिए बात चीप में बेस्ट होगा, तो गोदरेज शायद हमारा एक्सेप्ट कर ले। तो बेसिकली अभी गोदरेज ऑफर कर रहा है, गोदरेज अभी ऑफर कर रहा है, टेंडर कर रहा है, टेंडर ऑफर कर रहा है गोदरेज की तरफ से। और अगर हम लोग वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग ऑफर करेंगे, जब हम लोग कोटेशन भरेंगे, तो गोदरेज को कोटेशन देना है, कोटेशन देना है कि भाई हम आपको इतना सामान, इतने रॉ मटेरियल में भी 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, इतना गाड़ी सामान पर डे पर मंथ इतना सप्लाई कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो गोदरेज यही चीज देखेगा कि भाई कौन सा बंदा हमें सबसे सस्ता में पोल्ट्री फीड्स के लिए खाना सप्लाई, मतलब जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, वो सप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ ना सर कि क्या क्या चीजें, देखो, कॉमर्शियल फीड मिलर, कैटल फीड प्लेयर, प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बहुत सारे काम करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी डील में जाओ, ये तो बस मेरे एक रिसेंट चर्चा चल रहा था, तो मैंने जस्ट आपको शेयर किया कि ऐसा आना, जस्ट ये सिर्फ गोदरेज का बात नहीं है, ये दुनिया की किसी भी बिजनेस के साथ इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक एग्रीमेंट बनता है पहले, कॉन्ट्रैक्ट बाद में होता है, पहले एग्रीमेंट होता है। तो जैसे गोदरेज ने ऑफर किया, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, गोदरेज ने ऑफर किया अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मैंने ऑफर किया अगर गोदरेज ने एक्सेप्ट कर लिया, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक चीज जरूरी है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। सर घड़ी में 5 मिनट से ज्यादा हो गया, मैंने 5 मिनट कवर हो गया, ठीक है, चलो। तो ऑफर प्लस एग्जाम्पल देने से यही थोड़ा बात है सर, एग्जाम्पल देने से, लेकिन सर क्या है ना, थोड़ा एग्जाम्पल बनता है, बिना एग्जाम्पल में बनता नहीं सर, तो माहौल नहीं बनता है सर। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तो जब भी कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस का बात होता है, तो एग्रीमेंट बन जाता है। चाहे कंपनी ऑफर करे या हम कंपनी को ऑफर करें, कंपनी ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ऑफर किया, कंपनी ने एक्सेप्ट किया, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हो सिचुएशंस में, बिजनेस लेवल में जो भी हो, एग्रीमेंट बनेगा। सर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ कैसे बनेगा? सर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन वगैरह होगा, है ना, एक फॉर्म में भरा जाएगा कि भाई मैं पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी गोदरेज या सब जो भी हो, एबीसीडी लिमिटेड, ठीक है, हम इनको एवरी मंथ या एवरी डे इतना सामान सप्लाई करेंगे, बदले में कंपनी मुझे इतना पे करेगा, उसमें दोनों पार्टी का साइन रहेगा। फिर उसमें एक कोर्ट पेपर भी आ सकता है, एग्रीमेंट पेपर साइन हो सकता है, ठीक है। फिर वो एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ हो जाएगा। अगर बाद में, अगर बाद में मैं चूक गया, अगर बाद में मैं चूक गया मैंने, अगर मैं फेलियर रह गया, तो गोदरेज मेरे अगेंस्ट में कुछ केस कर सकता है। अगर गोदरेज मेरे साथ धोखा कर दिया, तो मैं गोदरेज के अगेंस्ट में जा सकता हूँ। तो एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ माने जब लीगली उसको बांध दिया जाता है, जब लीगली उसको बांध दिया जाता है। नहीं तो कोई क्या है ना सर, बिजनेस लेवल में ना आजकल ना वो जमाना नहीं है। वो जमाना माने, सर वो जमाना माने एक्चुअली इन आवर इंडियन कल्चर,
देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ त्रेता युगा, ठीक है। त्रेता युग माने सर नॉर्मली बहुत सारा युग का कॉन्सेप्ट है, बट सबसे पॉपुलर 3 युग का बारे में जो इंडियन कॉन्सेप्ट में होता है सर, भारतीय कल्चर में है, ठीक है। सत्य युग, ठीक है। सत्य युग माने नारायण का युग माना जाता है, मतलब राम अवतार जो है वो त्रेता में आए हैं सर, ठीक है। त्रेता युग, ठीक है, इसमें राम जी आए थे। और फिर उसके बाद दापर, ठीक है। दापर माने सर जिसमें कृष्ण भगवान आए थे। और अभी चल रहा है सर कलयुग। अभी कलयुग में कौन आएगा इसके बारे में बातचीत चल रहा है। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कहा जाता है कि वो राम भी नहीं, वो राज्य भी नहीं, माने राम राज्य में क्या था। जैसे त्रेता के समय में, त्रेता युग के समय में लोग इतना सच्चा होता था ना, इंसान इतना सच्चा होता था कि जो भी बात करता था ना, मैक्सिमम एटलीस्ट 95%, 99% लोग, 100% से भी थोड़ा कम हो सकता है मे बी, थोड़ा बहुत झूठ झाट तो हर समय में है, बट उस समय में ऐसा था कि लोग झूठ कम बोलता था और अपने वचन का पालन करता था। इसका प्रूफ हमें राम जी के जीवन से भी मिलता है, ठीक है, वचन का पालन करना। मैं आपको राम जी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो समय नहीं है आजकल। मतलब सोसाइटी काफी बदल गया है। इवन आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले इंसान जैसे थे, 30 इयर्स लैटर, मतलब मैं जब अपना बचपन याद करता हूँ ना, उस समय इंसान जैसे थे, मतलब 30 इयर्स लैटर जब मैं देखता हूँ, ठीक है, मेरे बर्थ पीरियड से 30 इयर्स लैटर जब मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं 30 क्रॉस कर चुका हूँ सर, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भाई 30 साल में अगर इतना लोग बदल सकते हैं, इंसान का मेंटेलिटी बदल सकते हैं, तो सोचो कि 5,000 साल, 10,000 साल बाद क्या हुआ होगा। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं जस्ट इतना कहना चाह रहा हूँ आपको कि बिजनेस लेवल जितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट लेवल उतना जरूरी हो जाता है। नहीं तो आपके मन में जो सवाल चल रहा है ना, सर कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है क्या, सर जरूरी तो ऐसे नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, कोई अगर वादा करके निभाए नहीं तो कोर्ट कचहरी क्यों वहां जाता है सर, कोर्ट कचहरी का चक्कर क्यों काटना पड़ता है। सर कोर्ट कचहरी इसलिए है क्योंकि इंसान अभी क्या है ना, वही वही वाला बात सर, पहले जैसा नहीं है, वचनबद्ध नहीं है। वचन माने वादा नहीं निभाता है, जो बोलता है वो करता नहीं है, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, बिजनेस लेवल भी कॉम्प्लेक्स। तो जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, ये सब लीगल एनफोर्सिबिलिटी का जरूरत पड़ रहा है। और आजकल तो सर कोई भी बात बिना लीगलिटी का चलता नहीं है, ऐसा हो गया है सर, है ना। पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, अगर कोई चोट चोट हो गया तो ठीक है, तो क्या होगा, तो वही एनफोर्सिबिलिटी अटकी। तो मैंने आपको लास्ट 3-4 क्लास में जो चीज समझाया, इसमें और कुछ नहीं, एग्रीमेंट क्या है ये बताया, एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ है ये क्या है बताया, फिर मैंने आपको जो बताया सर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इसके ऊपर मैंने लास्ट दिन थोड़ा बताया, है ना, आज भी बताऊंगा सर। और लीगल, बेसिकली एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बहुत जोर का चर्चा होगा। ऑफर एक्सेप्टेंस में अभी डिटेल्स चर्चा बाकी है। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी बात होना बाकी है, ठीक है, तो ये सब चर्चा आज करेंगे। ऐसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, कौन मुझे बताएगा। क्या रे सर, सोमनाथ, सोमनाथ याद है, ये देखो ये सब केस स्टडीज किया था, बल्फोर वर्सेस बल्फोर का केस, हाँ, बल्फोर वर्सेस बल्फोर का केस, और क्या। फिर ये वाला हुआ था सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना जरूरी होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होना जरूरी होता है। सर ये सब बोल दिया क्या, हाँ सर ये सब हो चुका है, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने यही सब कवर किया। हाँ, फिर नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। सर ये सब क्या है क्या, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी बात, ठीक है। अच्छा सर, हम लोग इसमें बात करना है ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। अरे बोलो ना, सब चुप क्यों। अरे कोई रिविजन नहीं है। ये नॉयनी, असीमा, अयन, क्या हम लोग लास्ट क्लास में ये वाला पॉइंट कवर किए थे।
ये सर थोड़ा बहुत तो हुआ था। थोड़ा बहुत हुआ था। मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा दिया था मैंने। नहीं सर, मैंने जस्ट बातों बातों में कहीं 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 कुछ पॉइंट्स जरूर डिस्कस किया होगा, पर डिटेल्स चर्चा नहीं हुआ। डिटेल्स चर्चा नहीं होता। लास्ट दिन मैंने बेसिकली ये इन्फोर्सेबिलिटी, मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जरूरी बातें हैं यही सब कवर किया था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे ही मैंने ज़्यादा बात किया था। अच्छा चलो सर, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब अभी मैं आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा था, तो कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और क्या बोलूँ सर, इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम कॉपी में जब लिखोगे ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। फिर मैं ऑफर के बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा। काइंड्स ऑफ ऑफर भी होता है, उसमें भी चर्चा करूंगा। सर क्या चर्चा नहीं करोगे वो बताओ। सर क्या नहीं करोगे इसका ना कोई लिस्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें। मैंने लास्ट दिन आप लोगों को तो मूवी देखने के लिए बोला था, किसी ने देखा क्या? हाँ, एक मूवी था, मुझे जितना याद आ रहा है, एक मूवी था सारे जहां से महंगा, और एक मूवी था, ये रिसेंट जो मूवी हुआ है, क्या नाम है मूवी का? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये दोनों मूवी मैंने इसलिए देखने बोला था, दो चीज समझाने के लिए बोला था। एक, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो इंसान के बीच में होता है, और कभी भी कोई अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माने आप खुद खुद को किसी बात में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस भी बना था पार्टनरशिप में। गुजरात में एक केस बना था कि किसी एक फार्म था, वो फार्म बंद हो रहा था, इसमें ये केस, ये वाला केस था सर। सर आप लोग ना भूल जाते हो सर। गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी बोल के एक केस था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टियों के बीच में होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आप अकेले अकेले खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे रिसेंटली मैं किसी न्यूज़पेपर में देख रहा था, 3-4 मंथ्स बैक, इवन यूट्यूब में भी थोड़ा वायरल हुआ था। एक लड़की है जो खुद ही खुद को शादी कर लिया। मैंने ऐसे कैसे संभव है, आई डोंट नो सर। मैंने अकेला ही अकेले को शादी कैसे कर सकता है जो भी हो, आजकल कुछ भी बोल रहा है, मतलब वायरल होने के लिए कुछ भी करो। हाँ, मतलब बस वायरल हो जाए इतना जरूरी है, मतलब बाकी कोई मतलब बने ना बने डजेंट मैटर। तो जो भी हो, लॉ क्या कहते हैं बिजनेस लेवल में, कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो पार्टी के बीच में होगा, अकेले अकेले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी आप खुद ही खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज में। इसी के ऊपर ये खुद खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक बहुत बड़ा मूवी बना है सर, सारे जहां से महंगा। बहुत पुराना मूवी है, नहीं 2013-14 के आसपास की मूवी है, सारे जहां से महंगा। याद है सबको? हाँ। और एक चीज मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ये मूवी मैंने इसलिए देखने बोला था, सारे जहां से महंगा। हाँ चला गया। ये वाला मूवी का पोस्टर था, फेमस फेमस एक्टर है सर। आप लोग ये सब मूवी का खोज नहीं रखते हो, आई नो सर। ये वाला मूवी था, मैं बोला था कि अगर खुद खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे बहुत सारा चीज बीच बीच में मैं बोलता रहता हूँ। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये सब बात थोड़ा सा अपने एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जरूर करोगे सर, ठीक है। मूवी दिखाना मेरा अभी कोई शौक नहीं था, बट क्या है ना, जरूरत जरूरत की मूवी बोलते हैं, बेकार का चीज नहीं बोलेंगे सर। अच्छा और क्या सर? सर और एक मूवी मैंने जो बोला था मिसेस चैटर्जी एंड वर्सेस नॉर्वे का, क्यों बोला था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज होता है कि कई बार प्री कॉन्सेंट नहीं होता है। माने किसी को जबरदस्ती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं ला सकते। जबरदस्ती माने डरा के धमका के, बात समझ रहे हो? मतलब अंडू इन्फ्लुएंस करना, डराना धमकाना, अंडू इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? बेसिकली जब किसी के ऊपर किसी का बहुत क्लोज जोर चलता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं, इसके ऊपर बहुत जोर का चर्चा होने वाला है सर। ये फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी होता है। फ्री माने माने आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। आप जो भी करोगे विदाउट एनी प्रेशर करोगे, ठीक है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन किसी और दूसरे बिजनेसमैन को या फिर किसी के साथ कोई कोई डील कर रहा है, तो डीलिंग्स में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कि मतलब दबाव में आके किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ना तो बंदूक के नोक के नीचे, ना तो तलवार के नोक के सामने, ना ही किसी को
किसी भी तरह का इमोशनल अत्याचार करके। इमोशनल अत्याचार के लिए ही मैंने बोला था कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में इमोशनल अत्याचार दिखाया गया है, इसलिए मैंने मूवी रिकमेंड किया। ठीक है, बाकी अपना अपना इच्छा है। तो इमोशनल अत्याचार भी मुश्किल होता है। ठीक है, तेरा इमोशनल अत्याचार, तो इमोशनल इमोशंस में डाल के भी किसी को जबरदस्ती करवाना इलीगल होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ये सब बात मैंने किया था लास्ट दिन। ठीक है, और मैं कुछ मूवी भी रिकमेंड किया था। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये सब चीज अपने नॉलेज के लिए डेवलप करोगे। सर आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? The types of contract on the basis of validity or enforceability, formation and performance। तीन रीजन है सर। There are three basis of differences। एक हो गया वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, दूसरा हो गया फॉर्मेशन, तीसरा हो गया परफॉर्मेंस। याद रखना सर। हाँ, एक हो गया वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, दूसरा हो गया फॉर्मेशन, तीसरा हो गया परफॉर्मेंस। सर सबसे पहले ना वैलिडिटी पे बात करेंगे, फिर फॉर्मेशन पे बात करेंगे, फिर परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है सर वैलिडिटी में? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स। सर क्या है ये सब चीजें? and one thing another, that is unenforceable contract। unenforceable contract सर क्या है? सर चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पहले सुनो। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जिस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो लॉ रोकेगा आपको, ना तो कोई टोकेगा आपको, माने वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मली होना चाहिए। सर होना चाहिए माने सर एकदम बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई ए नाम का कोई लड़का है, ए आस्क बी, पर्सन नेम ए एंड ए पर्सन नेम बी। ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000। if he wants to buy his bike for ₹10,000, B agrees to buy bike and it is agreement which is enforceable by law, hence it is a valid contract। सर ये क्या बात हो गई सर? बहुत सिंपल बात हो गई। हाँ सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने एकदम नॉर्मल बात है कि भाई ए बी को बोल रहा है कि भाई क्या तुम मेरा बाइक खरीदोगे? बी बोलता है हाँ तुम्हारा बाइक खरीदूंगा। ए ने ये भी बोला कि क्या तुम मेरा बाइक 10,000 टका में खरीदोगे? बी ने बोला हाँ मैं 10,000 टका में खरीदूंगा। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सर इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता था जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल क्लियर ना होता? सर कई बार ऐसे होते हैं, ए बी को कहता है कि क्या तुम मेरा बाइक परचेस करोगे? जस्ट ए ने बी को बोला डू यू वांट टू बाय माय बाइक और डू यू वांट टू परचेस माय बाइक, ऐसा सवाल ए ने बी को किया। बी ने बोला हाँ खरीदेंगे। लेकिन सिर्फ बाइक बोलने से नहीं होगा, बाइक का दाम बताओ। अच्छा मानो ए के पास 2 बाइक है, बी को पता है ये बात कि ए के पास 2 बाइक है और ए बी को ऑफर कर रहा है डू यू वांट टू परचेस माय बाइक। तो इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ए बी को बोल रहा है ए के पास 2 बाइक है। सर बात को समझे, ए के पास 2 बाइक है, ए इज द ओनर ऑफ 2 बाइक। ए बी को ऑफर कर रहा है, ए बी को ऑफर कर रहा है। कौन किसको ऑफर कर रहा है? ए बी को ऑफर कर रहा है। बात को सुने, ए बी को ऑफर कर रहा है और पूछ रहा है क्या तुम मेरा बाइक लेना चाहते हो? बी बोल रहा है हाँ लेना चाहता हूँ। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? प्लीज कोई तो बताओ सर, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ए के पास 2 बाइक हैं और ए बी को बोल रहा है कि क्या तुम मेरा बाइक लेना चाहते हो? बी बोल रहा है हाँ लेना चाहता हूँ। तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? नहीं सर, हाँ सर, क्योंकि उसने बाइक स्पेसिफाई नहीं किया है ना। थैंक यू सर, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसने 2 बाइक में से ये स्पेसिफाई नहीं किया। वेरी गुड, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा बाइक। मैंने मानो ए के पास एक बाइक है ब्लू बाइक, एक है रेड बाइक, तो ए को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे आपको मेरा ब्लू बाइक सेल करना है जिसके लिए मैं आपसे 10,000 टका मांग रहा हूँ। और बी को भी बोलना पड़ेगा यस आई वांट टू बाय योर ब्लू बाइक बाय ₹10,000। अगर बात ऐसा है तो वैलिड है। बट अगर वो बाइक मेंशन नहीं किया, इसका माने ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया था? सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। बात समझ रहे सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ
मीनिंग माने मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर मतलब साफ साफ नहीं है ना, मुश्किल है। इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाया था पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, तेल का एग्जाम्पल दिया था। तेल, तेल माने ऑयल। एक बंदा एक दूसरे के पास जा रहा है, एक्स वाई के पास जाके बोल रहा है कि दादा तेल दीजिए। अरे भाई कौन सा तेल? हाँ, तेल का मतलब पेट्रोल भी होता है, तेल का मतलब डीजल भी होता है, तेल का मतलब सरसों तेल भी होता है, हाँ मास्टर्ड ऑयल। तेल का मतलब ऑलिव भी होता है, तेल का मतलब सनफ्लावर भी होता है, तेल का मतलब पाम ऑयल भी होता है, तेल का मतलब रेड़ी का तेल भी होता है, सेसमी तेल भी होता है। अरे कितना तेल है, लाइन लग जाएगा तेल। कौन सा तेल? दुकान में जाके हम लोग बोलते हैं दादा तेल दीजिए। अरे भाई कौन सा तेल? हाँ, अब मानो दुकानदार सरसों तेल में डील करता है, दुकानदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील करता है, तो इट्स वेरी बाय डिफॉल्ट सरसों तेल के दुकान में जाके सरसों तेल ही मिलेगा भाई, पाम तेल नहीं मिलेगा। या सरसों तेल की दुकान पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप बोलोगे तेल देना, तो आपको वो दूसरा सवाल करेगा, पेट्रोल देना है कि डीजल देना है ना? ठीक है, मानो उसके पास पेट्रोल ही है तो पेट्रोल देगा, डीजल है तो डीजल देगा, सिंपल। केरोसिन तेल भी है ना? केरोसिन तेल राशन राशन शॉप में जाके हम लोग केरोसिन लेते हैं, है ना? नॉर्मली केरोसिन कहाँ लेते हैं? राशन शॉप में लेते हैं। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग राशन लेने जाते हो, ठीक है बट राशन शॉप में केरोसिन मिलता है, सरकार सब्सिडाइज रेट में केरोसिन वगैरह देता है। पता नहीं आजकल दे रहा है कि नहीं, तो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग क्लियर है, दोनों पार्टी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई हाँ दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहा है, ठीक है, पूरा साफ साफ होना चाहिए, तब कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको ये वैलिडिटी, इसीलिए ये जो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था वो इतना जरूरी क्यों था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैंने क्यों इतना समय दिया था। मेरा समय देने का मतलब यही है कि इसी के ऊपर डिपेंड करके फर्दर नॉलेज आपको बहुत जरूरी पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर था सर, ये देखो ये वाला पॉइंट था, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मतलब क्लियर नहीं हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं हो सकता। ओके, तो ठीक है, चलो ऐसे और भी एग्जाम्पल, लॉ माने केस स्टडीज, एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। लॉ में सर मजा आने वाला चीज है, बहुत मजा आता है सर। अच्छा, तो ये हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, जो एग्रीमेंट बाइंडिंग है मतलब जिसको बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एनफोर्सिएबल भी है। एनफोर्सिएबल माने जो लॉ में कोई रोक टोक नहीं है, एकदम एनफोर्स हो जाएगा, एकदम लागू हो जाएगा, लागू करना, ठीक है। एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए जितना अलग अलग वैलिडिटी का पर्पस है, सारा बात फुलफिल हो जाए, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम साफ साफ है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, ये होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी का पहला चीज, एकदम सिंपल चीज आपने पढ़ा, लेकिन सर अब आपको धीरे धीरे थोड़ा सा क्या मिलेगा, धीरे धीरे इसका थोड़ा एक्सेप्शनल चीजें देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने, सर माने जो वैलिड नहीं है। सर माने यही है, जो वैलिड नहीं है वही वॉइड है। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void. Void का सिंपल मतलब आप ऐसा ले सकते हो, कैंसिल, मैंने लॉ बातिल हो जाएगा, बातिल, एकदम बातिल कर दो। बातिल बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना, हाँ, बाद बाद करना, बाद हो गया, वो नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। पहले से भी वॉइड रह सकता है। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Thus, a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता, माने लीगली वो, बिकॉज वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे इसके बारे में क्लियरली बताता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे इसके बारे में क्लियर कट बताते हैं। सर एग्जांपल दो ना। हाँ चलो सर, कोई बात। मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद पब्लिशर। मिस्टर एक्स ने पब्लिशर को वादा किया कि यस मैं आपका किताब लिख के दूंगा, माने बेसिकली मैं किताब लिख के दूंगा, आप पब्लिश कर दो। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट आफ्टर अ फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट
एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, कुछ दिन बाद एक्स का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। पब्लिशर क्या बोलेगा? हाँ, झंडा गाड़ेगा, अरे नहीं चलेगा, एक्स का मौत हो नहीं सकता, क्योंकि उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गया है। तो स्वर्ग लोक से या जो भी लोक में गए, है ना, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं स्वर्ग लोक चले जाते हैं मौत के बाद, ठीक है, ऊपर चले गए, जो पता नहीं सर ऊपर जाते कि नीचे जाते, ठीक है, बट हम लोग बोलते हैं ऊपर चले गए। तो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर आएगा, डोंट नो सर, आना पड़ेगा। ऐसा तो संभव नहीं है सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी, असंभव है, असंभव, कितना बड़ा भी साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, असंभव। अगर एक्सट्रीम पावरफुल कोई है जो शायद, जैसे हम लोग जो जन्म लेते हैं, पता नहीं सर कैसे जन्म लेते हैं, हाँ माँ बाप के कारण ही जन्म होते हैं बच्चे का, दैट्स डिफरेंट, बट माँ बाप कहाँ से आया, उसका माँ बाप कहाँ से आया, उसका माँ बाप, बेसिकली प्राण कहाँ से आया, एक सर्टेन पॉइंट में जाके ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है सर, सृष्टि कौन किया है। जब सवाल का जवाब नहीं मिलता तब हम लोग बोलते हैं साइंस तो नहीं किया है सर, ठीक है, देयर इज समथिंग सर, जो क्रिएटर है ना, कोई कोई तो है सर, इतना सारा, कहा जाता है 84 lakhs ऑफ, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स है इन दिस यूनिवर्स, कहा जाता है, मैं तो कभी गिना नहीं सर, जो भी हो। तो जन्म देने वाला कौन है, वी डोंट नो, मारने वाला कौन है, वी डोंट नो। तो एक इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस है। कभी कभी आप लोगों ने शायद ऐसा साउंड होगा कि सर स्पिरिचुअलिटी चल रहा है, मतलब कोई ऐसा कोई बात चल रहा है, सर ऐसा कोई बात नहीं, मैं मजाक से बोल देता हूँ कभी कभी। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void ड्यू टू impossibility of performance of the contract. Thus a valid contract which cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. जिसके सामने लॉ भी, जिसके सामने लॉ भी क्या है सर, एकदम बाध्य हो जाते हैं, भाई संभव नहीं है, संभव को कैसे असंभव कर दे। तो जो चीज इम्पॉसिबल है उसको कैसे वैलिड बनाओगे आप, है ना। अच्छा और एक बात सर, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज बोला, इसके साथ और एक बात होता है सर, मिस्टर एक्स ने एग्री किया था, पब्लिशर के साथ डील किया था, मिस्टर एक्स ने पब्लिशर के साथ डील किया था कि भाई मैं किताब लिख के दूंगा, पब्लिशर बोलेगा मिस्टर एक्स नहीं कर पाएगा, तो मिस्टर एक्स का जो सन है या डॉटर जो भी, ठीक है, उनका चिल्ड्रन मानो, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हियर, ठीक है, पब्लिशर बोलेगा तुम्हारा पापा हमारे साथ डील करके गया है, ठीक है, पब्लिश पब्लिश मतलब आप किताब लिख के देंगे, तो पापा तो नहीं रहे तो आपको ही करना पड़ेगा। पॉसिबल है सर? अरे बोलो ना। पब्लिशर माने किताब वाले कंपनी सर, पब्लिशर माने कौन, बुक पब्लिशर माने किताब लिखने वाला कंपनी। पापा का डेथ हो गया है तो पापा का बच्चा कर पाएगा क्या? नो सर, पापा ही करेंगे। पापा कैसे करेगा, पापा तो डेथ हो गया। हाँ सर, पापा तो नहीं कर पाए। तो फिर बच्चा कर सकता है, मेरा क्वेश्चन ही है। नहीं सर, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर सेम नहीं होगा ना, पापा का एक पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है, बच्चा अगर करने जाएगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। अच्छा चल, अगर ये बुक पब्लिशिंग कंपनी की जगह मैंने एक मानो कि ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल ले लेते, मेरे घर में फंक्शन है, ध्यान से सुनना सर, मेरे घर में फंक्शन है, मिस्टर एक्स के ग्रोसरी स्टोर से हमने सामान ऑर्डर करके रखा है, एडवांस भी दे रखे हैं, और मिस्टर एक्स के दुकान से ऑलमोस्ट 2 लाख का सामान ऑर्डर हो चुका है, जो भी ग्रोसरी चीजें जरूरी है फंक्शंस के लिए। मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, अब क्या फंक्शन में जो भी जरूरी चीजें हैं क्या मुझे ग्रोसरी स्टोर से मिल सकता है? क्या मिस्टर एक्स का बच्चा लोग, जो भी उनका लीगल हियर या जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, दुकान में रहने वाला कर्मचारी हो या उनके बच्चे लोग हो, क्या वो हमें ये ये सब चीज हो देगा? सकता है, हाँ ये सब हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसे। सर, ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है। सुबीर बात समझ में आया?
ये पॉसिबल परफॉर्मेंस है, बट ये बुक पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि किताब लिखना एक स्पेशल टैलेंट का मैटर है। स्किल्स तो नहीं ना। हाँ, वेरी गुड सर, ये स्पेशल टैलेंट का मैटर है, एक स्किल का मैटर है। और स्किल्स जरूरी नहीं कि बाप में हो तो बेटे में भी ट्रांसफर होगा, नॉट नेसेसरी। स्पेशल स्किल्स, आप बोलोगे सर ग्रोसरी स्टोर चलाने में स्किल नहीं लगता, सर इट्स जनरल स्किल, कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है। ग्रोसरी स्टोर नॉर्मली सामान का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, इस पे क्या स्पेशल स्किल चाहिए? पापा के साथ डील हुआ था, पापा नहीं रहे, उनका फंक्शन थोड़ी रुका रहेगा, दे दो। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ रहे सर? लॉ बात तो करता है, बट लॉ के अंदर सिचुएशन डिपेंड करता है, सिचुएशन डिपेंड करता है। तो पॉसिबिलिटी है तो वैलिड हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी नहीं है तो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो सर जज जो है ना वो हमेशा देखेगा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जो चीज संभव है वो वैलिड है, जो असंभव है वो वॉइड है, वो कैंसिल है। एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी, बी कौन? फैक्ट्री का मालिक। क्या चाहिए? ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या चाहिए? फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, चीनी चाहिए, चीनी। बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड, द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। सप्लाई होने से पहले सारा का सारा सामान आग में जल गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड होगा, वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हुआ है, बट सप्लाई होने से पहले आग लग गया। अब कोई बोलेगा सर अगर बी ने ए को पैसा दे दिया था तो क्या होगा? हाँ सर, ऑब्वियसली सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, बिकॉज सप्लाई नहीं हो पाया है ना। अब आप लोगों को ये सब चीज कुछ कॉन्सेप्ट आएगा सर सेल ऑफ गुड्स में, जिनके मन में चल रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी तो हो सकता है। जैसे मानो ए ने बी को शुगर देने का, शुगर ट्रांसफर करने का डील कर लिया। बी ने ए को जो भी मानो 20 लाख का शुगर है, ठीक है, 20 लाख का शुगर है, बी ने ए को पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही पेमेंट हो गया, सप्लाई अभी बाकी है, मतलब ए के गोडाउन से बी के गोडाउन में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ और आग लग गया। फिर सेटलमेंट प्रोसेस क्या होगा? पैसा का डैमेज का क्या होगा? कौन लायबल होंगे? ये सब बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। ये सब सेटलमेंट सेल ऑफ गुड्स में होता है चर्चा, कि भाई सेटलमेंट कैसे होता है, ये सब सिचुएशंस में क्या सेलर का क्या लायबिलिटी है, बायर का क्या लायबिलिटी है ना। सेलर का ऑब्लिगेशंस क्या है, बायर का ऑब्लिगेशंस क्या है। जो एक्चुअली पहले एक समय था जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स डील हो जाता था, बट सर मैं आपको बोला ना सोसाइटी क्या हो रहा है, दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो जितना सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लॉ को भी ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होना पड़ता है। मतलब एक ही चीज के अंदर सारा बात पॉसिबल नहीं होता है, तब अलग से एक्ट बनता है। तो 1930 में इसलिए अलग से सेल ऑफ गुड्स बनाया गया। पढ़ना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, सबको पढ़ना है, बिजनेस लॉ के लिए सबको पढ़ना है। आगे बात करेंगे सर। हाल फिलहाल में मैंने एक बार सेल ऑफ गुड्स कवर अप किया है, अगर किसी को इच्छा है तो वो मेरे से क्लास लेके पढ़ सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। मतलब जानकारी लेने का बड़ा इच्छा हो गया, मन में बहुत उत्साह आ गया। ऐसे पढ़ाई का उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है, बट अगर किसी के अंदर बहुत उत्साह है तो ले मतलब आप बैकअप से भी कर सकते हो, और बाद में जब करोगे तो लाइव कर लेना, ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा। तो मैं ऑलवेज ऐसे चीज़ों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को पढ़ने का इच्छा है, क्लास लेके पढ़ लेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और आपके लिए सबसे बढ़िया कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके सर, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वॉइड कैसे होता है। जो संभव नहीं है वो वॉइड हो जाता है, जो कैंसिल हो जाता है। सर वॉइडेबल क्या है? सर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई वॉइडेबल के बारे में बात करता है। सर ध्यान से बात को समझना ना सर। पहले हमने बोला वैलिड, फिर हम लोगों ने बोला वॉइड, अभी बात कर रहे हैं सर वॉइडेबल। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ये क्या डिफाइन करता है?
An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others is a voidable contract. सर थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना। सर सिंप्लीफाई तो कर दूंगा, बट एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। मतलब मैं एक सिंप्लीफाई कर दूंगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एक बोलोगे 100 एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है, क्लास डिले हो जाता है, नो दैट, बट मेरे से एक से जगह 10 एग्जाम्पल निकल जाते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others is a voidable contract. फिर इसका सिंपल मतलब बता देते हैं। एक्स और वाई के बीच में डील हो रहा है, लास्ट क्लास में भी बात का डिस्कशन। से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में डील हो रहा है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोल रहा है कोई पर्टिकुलर मैटर पे कि भाई डील करो। मानो कि वाई एक्स को बोल रहा है, एक्स वाई को बोल रहा है कि भाई मैं तुमको मेरा क्या प्रोडक्ट ले जाए, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, समथिंग प्रोडक्ट एक्स वाई को बेचना चाहता है, प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। वाई बाई नहीं करना चाहता, बट एक्स उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब मान नहीं रहा है तब डरा रहा है, जब मान नहीं रहा है तब डरा रहा है। मैं आपको एक पॉलिटिकल चीज बताता हूँ, ये सब चीज पॉलिटिकल साइड में ज्यादा होता है। स्पेशली करेंटली अगर आप पॉलिटिकल सिनारियो देखोगे ना, इन आवर स्टेट, वेस्ट बंगाल का ही मैं नाम ले लूं, ये सब देखने को मिल रहा है, सर सुनने को भी मिल रहा है। ऑथेंटिसिटी तो काम लॉ करेगा, पुलिस करेगा, उसमें मैं बात नहीं करूंगा, बट ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिल रहा है। मैं आपको बस वही एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, बट सिचुएशन समझना है। सर कोई मिस्टर एक्स है, पावरफुल नेता है, पावरफुल नेता है। एक्चुअली मैं इसको नेता नहीं मानता ऐसे लोगों को, ये सब गुंडा है, गुंडा। पावरफुल लीडर है, बेसिकली गुंडा है। ये पब्लिक का ही सर गलती है, हम लोग गुंडा को नेता बनाते क्यों है? पब्लिक कब एडुकेटेड बनेगा इस पे डिपेंड करता है देश का भविष्य क्या बनेगा। एडुकेटेड जनता हमेशा सॉलिड डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एडुकेटेड माने डिग्री नहीं, ओरिजिनल नॉलेज से। डिग्री से मत नापो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी। डिग्री वाला एडुकेशन में कुछ नहीं है। अच्छा, डिग्री के साथ नॉलेज आ जाए तो डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावरफुल लीडर है मिस्टर एक्स, वाई कौन है? एक सिचुएशन, सर लॉटरी सेल करता है। क्या सेल करता है? लॉटरी सेल करता है। सर क्या हो रहा है घोटाला, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मानो मैंने मैंने मानो लॉटरी जीता, ठीक है, मिस्टर पी, मिस्टर पी ने लॉटरी जीता, मिस्टर वाई लॉटरी डीलर सेल करता है, टिकट सेल करता है, मिस्टर पी लॉटरी जीता। अब मैंने मानो 1 करोड़ जीत गया। ये खबर पॉलिटिकल लीडर को खबर नहीं है, बट ये खबर पॉलिटिकल लीडर प्रेशर क्रिएट करता है मिस्टर वाई के ऊपर कि खबर दो किसने लॉटरी जीता। तो मिस्टर वाई ये खबर पॉलिटिकल लीडर को दे देता है, एक्स को, कि भाई पी ने जीता। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? वाई को तो प्रेशर किया, ऐसा ये तो बोलना नहीं चाहिए ना, कौन लॉटरी जीता है, पेपर में पब्लिश होता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तुम दुनिया को थोड़ी ना बताओगे। हाँ, लेकिन एक्स क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये नहीं तुमको बताना पड़ेगा, बदले में तुम कुछ पैसा रखो, चलो 10,000 रखो और बताओ। शायद एक टिकट बेच के इतना थोड़ी ना आता है, लेकिन 10,000 टका लेके वो बता देता है कि इसने दे दिया। फिर ये गुंडा वाला लीडर जो है, ये क्या बोल रहा है कि भाई 1 करोड़ तुमने जीता ना, 1 करोड़ तुम मुझे दे दो, बदले में तुम कुछ और पैसा रख लो, बट मुंह मत खोलना। प्रेशर क्रिएट कर दिए। ऐसे हर हर हफ्ता, हर महीना कोई ना कोई लॉटरी कंपनी के थ्रू से टिकट ले रहा है, करोड़ों जीत रहा है, और वो पैसा नेता लोग खा रहा है। सर ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस है फॉर एनी स्टेट और एनी कंट्री और एनी रीजन। मैं आपको कोई नाम धाम नहीं लिया, ये बस मैं आपको सिचुएशन बताया। सर ये जो भी सोच हो रहा है ना सर, ये सब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। सर आप लोगों को समझ में आ गया?
सर इसमें वॉइडेबल क्यों हुआ? सर मिस्टर एक्स जो है ये तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जो पावरफुल गुंडा है, ठीक है, जिसको हम लोग नेता बना दिया। पावरफुल गुंडा को नेता हम लोगों ने बनाया, तो बेसिकली गुंडा कौन हुआ? हम लोग ही हुए। मेरा तो परसेप्शन ऐसा ही होता है सर। हमारा देश का नेता खराब क्यों है? बिकॉज हम लोग खराब। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो अच्छा को वोट दिया, सर वो अलग बात है। जनता एक नहीं होगा तो जनता का प्रॉब्लम। यूनाइटेड होना जरूरी होता है। हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम है। यूनाइटेड हम लोगों को होना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम है ना सबको अपना देखना, जो भी। तो मिस्टर एक्स गुंडा है, सो कॉल्ड नेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। इसके तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एकदम ओके है, बिकॉज ये नहीं बोल रहे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। बट यहाँ पर मिस्टर वाई जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं लीक करना चाहता है। मिस्टर एक्स वाई को प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो मिस्टर वाई की तरफ से ये अवॉइडेबल है। वाई डोंट वांट टू डू दैट, बट प्रेशर हो रहा है। तो वाई के एंगल से ये अवॉइडेबल है। या फिर मिस्टर पी जिसने लॉटरी जीता था, इसके एंगल से भी अवॉइडेबल है। अब आप डेफिनेशंस को फिर से पढ़ो सर। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन आई को फिर से पढ़ो, सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? Section 2 subsection I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or other, is a voidable contract. मतलब एक के तरफ से enforceable है, वो बोल रहे हैं कि हाँ सब ठीक ठाक है, पर दूसरों के साथ खराब हो रहा है, ठीक है। जो जिसके साथ खराब हो रहा है ना, जिसके साथ जबरदस्ती हो रहा है, उनको बोलते हैं एग्रीव पार्टी। क्या बोलते हैं उनको? एग्रीव पार्टी। माने जिसके साथ धोखा हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस लगाया जा रहा है, किसी भी तरह से उनको बेसिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है, चाहे रीजन कुछ भी हो। ऐसे मैनिपुलेशन के भी अलग अलग तरीका होता है। बेसिकली फ्री कॉन्सेंट नहीं है, बेसिकली फ्री कॉन्सेंट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, X promised to sell his scooter to Y for ₹1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. बंदूक कान के नीचे लगा के, जैसे लॉटरी सेलर के सामने वही हुआ है। ये जो लॉटरी का टिकट बेच रहे हैं उसको गन पॉइंट में लगा के बोल रहे कि भाई बोल किसने लॉटरी जीता। वो भी गन पॉइंट में बोल दिया कि भाई इसने जीता। भाई जिंदगी का डर किसको नहीं है? हाँ, मूवी में अच्छा लगता है, मौत से डर नहीं लगता साहब। हाँ, सब मूवी में अच्छा लगता है। रियलिटी में जिनको हम लोग मूवी में देखते हैं ना, कि चाहे कोई भी खान हो जाए या फिर कोई भी एक्टर हो जाए, तो मूवी में डायलॉग देते हैं फॉर एंटरटेनिंग पर्पस। इन रियल लाइफ ऐसे लोगों का संख्या बहुत कम है। सुभाष चंद्र बोस, हाँ, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे लोगों का संख्या कम ही है सर, ठीक है, जिनको मौत से डर नहीं लगा। बट इसीलिए वो लोग पूज्य हैं सर, हम लोग इसीलिए उनको पूजते हैं, मानते हैं, भगवान का जगह मानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि गन पॉइंट में कोई भी बोलेगा, गन पॉइंट में कोई भी बोलेगा, तो जिसके साथ गन पॉइंट में जिसको हाँ किया जाएगा, X is an aggrieved party and the contract is voidable at his options. and उसके पास ऑप्शंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अगर आप गन पॉइंट में झुक जाओगे, हाँ बोल दोगे तो वैलिड हो जाएगा सर। गन पॉइंट में हाँ बोल दोगे, झुक जाओगे, मान लोगे, हाँ वो वैलिड हो जाएगा। बट आप चाहो, मतलब जो गन पॉइंट में झुकेगा नहीं वो कैंसिल कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस है, बट नॉट ऑफ द ऑप्शन ऑफ वाई, ठीक है। is voidable at his option but not on the option of Y. The X promised to sell his scooter to Y for 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. समझ रहे हो सर? मतलब X का जो प्रॉमिस लिया था ना, वो गन पॉइंट में लिया था। It means X accept the contract. It means if X accept the contract becomes valid contract. Then Y has no options of resigning the contract. अगर X गन पॉइंट में मान जाता है तो वैलिड बन जाएगा, तब Y कुछ नहीं कर पाएगा।
तो तब तक x भी कुछ नहीं कर पाएगा. If x accept the contract becomes valid contract. Then y has no option to rescinding the contract. बट अगर आप नहीं मानना चाहते तो लड़ाई कर सकते. तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कैंसिल कर सकते. बात समझ में आया सर? बोलो. वॉइडेबल क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर। ऐसे होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. याद रखें सर, बहुत जरूरी बात है. At this juncture, it would be desirable to know the distinction between void and voidable contract. कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जिंदगी खत्म हो जाता है, फिर भी void voidable क्लियर नहीं होता. ठीक है, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, है ना? तो क्लियर होना चाहिए. void, a contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मतलब जो बेसिकली सीज हो चुका है और जिसको लीगली एनफोर्सेबल करना पॉसिबल नहीं है, बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है जिसको एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना. और voidable क्या है? An agreement which is enforceable by law at the option of one. जैसे कि एग्जांपल याद रखने, सो कॉल्ड गुंडा वाला नेता, ठीक है, जो आम आदमी को लूटता है, डरा के धमका के लूट रहा है. आम आदमी क्यों डर रहा है सर? किसी का घर जला देगा, हाँ, किसी को गन पॉइंट दिखाएगा, हाँ, ऐसा करेगा तो फिर डरेगा नहीं आम आदमी. आम आदमी कौन सा सुभाष चंद्र बोस जैसे जिगरा लेके जन्मा है, हाँ, या शिवाजी द बॉस, माने द ग्रेट शिवाजी द मराठा वॉरियर, या महाराणा प्रताप जैसे जिगरा है उनके पास, तो ऑब्वियसली वो डरेगा. बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अवॉइडेबल. तो बेसिकली जिसको डरा के धमका के हाँ बोल रहे हो भाई, उसके ऑप्शन से अवॉइडेबल है. एनफोर्सिएबिलिटी, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ डराने वाला बात कहा, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर कि मतलब ये जो जिसको हम लोग दबाते हैं, मतलब जो जो एग्रीड पार्टी है, इसको सिर्फ बंदूक के नोक के नीचे नहीं, इसको दबाने का और भी तरीका है. जैसे कि हम लोग सोचते हैं सिर्फ बंदूक दिखा के, तलवार दिखा के डराते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. फ्री कॉन्सेंट को लूटने का और भी तरीका है. जैसे कि मैं आपको बोला इमोशनल अत्याचार, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. जैसे मैं जो आपको डराना धमकाना वाला बात कहा ना, इसको कोअर्शन कहते हैं लॉ में. आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे सर, तो फिर भी बात उठ रहा है तो बोल रहा हूँ. कोअर्शन माने डराना धमकाना, और एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. और भी चीजें हैं, फ्रॉड होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है. बट फिलहाल जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? जो अपना होता है ना वो लूटते हैं, माने जो क्लोज में है सर. हाँ सर, जो क्लोज में है, जिसपे आप भरोसा करते हो, जिसको आपको लगता है कि ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है, माने जो आपको लूटेगा आप कभी विश्वास भी नहीं कर सकते, ऐसा लोग आपको इन्फ्लुएंस करके आपको धोखा दे सकता है, जबरदस्ती मनवा सकता है किसी चीज पे. इसीलिए मैंने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखने के लिए बोला था. मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे हमारे दमदम के ही एक लड़की है सर, उसकी जिंदगी के ऊपर बना हुआ मूवी है. ऑब्वियसली मूवी है तो थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बट ये मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में यही चीज दिखाया कि कैसे एक हस्बैंड किस तरह से अपनी वाइफ को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, और अब वाइफ अपने बच्चे के कारण, अपने चाइल्ड के कारण तो बात को मानने में राजी हो गया. तो हस्बैंड पे कौन बेसिकली, ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड पे कोई शक करता है, नहीं करेगा ना सर, हस्बैंड है तो क्यों शक करेगा. लेकिन हस्बैंड अगर ऐसा कर दिया, मतलब बेसिकली मूवी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, बट मतलब कोई भी, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चा हो, मैंने किसी का बच्चा भी किसी को धोखा दे सकता है, किसी का माँ बाप भी किसी को धोखा दे सकता है ना. बहुत ही क्लोज दोस्त रिलेशंस में, बहुत ही क्लोज रिलेशंस में ऐसा धोखा का बात कर रहा हूँ. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसे बोलते हैं, माने एग्रीड पार्टी को बनाने के लिए, ऐसे नहीं कि कोर्शन डरा के धमका के आप कर रहे हो, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके भी हो सकता है. तो इन दैट केस ऑल्सो वो अवॉइडेबल हो जाएगा. किसके तरफ से? जिसके साथ धोखा हो रहा है उनके तरफ से. तो ये सब एग्जाम्पल आपको और मिलेगा सर, डोंट वरी. लॉ में एग्जाम्पल इतना दिया जा सकता है कि शायद किताब छोटा पड़ता है, क्योंकि नियम है, जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, हर बात में एग्जाम्पल बन सकता है.
void contract cannot be enforceable at all. जो void है वो कभी भी enforceable नहीं हो सकता. Voidable enforceable हो सकता है only at the option of aggrieved party and not at the option of other party. यानी अगर aggrieved party चाहे तो उसको valid बना सकता है. यानी वो अगर हाँ बोल दिया तो valid है, अगर वो ना बोल दिया तो वो void हो जाए, cancel हो जाए. यानी voidable situations में जब है वो valid भी हो सकता है, वो void भी हो सकता है. यानी voidable अगर हाँ हो गया तो valid, अगर ना हो गया तो void. If yes then valid, if no then void. तभी तो नाम है voidable. ठीक है, मतलब अभी बेसिकली झूला हुआ है, ठीक है, तो झूल रहा है, पता नहीं वैलिड होगा कि पता नहीं void. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void ड्यू टू चेंज इन लॉ. कॉज क्या है, कॉज बताते हैं. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, एक कॉन्ट्रैक्ट void कब होता है, ड्यू टू चेंज इन लॉ. लॉ बदल गया और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस बदल गया, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज. यानी सिचुएशन ही बदल गया, ठीक है, नियम बदल गया. अगर नियम ही बदल गया, समय बदल गया तो void हो सकता है. पहले हो सकता था, अभी नहीं हो सकता, void हो जाएगा. पहले नियम आपके साथ था, अभी नियम आपके साथ नहीं है. अब नियम साथ नहीं है तो फिर कैसे चलेगा, है ना. जैसे आपको कई कितना सारा लॉ का बात कर रहे हैं. जैसे मानो पहले भैट था, इंडियन टैक्स सिस्टम में पहले भैट हुआ करता था 2017 से पहले. आजकल जीएसटी है. तो 2017 के बाद अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं भैट तो देना चाहता हूँ, मैं जीएसटी नहीं देना चाहता, कैसे चलेगा. तो भैट वॉइड हो गया है, भैट कैंसिल हो चुका है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो चुका है, जो था हो रहा हो गया. बट अभी तो जीएसटी है, लॉ बदल गया है, तो आप बोलोगे नहीं हो. ठीक है, तो बात ऐसे, लॉ ही बदल गया, ये सिचुएशंस. जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल पढ़ा, जिस बंदा ने पब्लिशर के साथ डील किया था तो इंसान ही तो नहीं रहा, तो फिर कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कैंसिल. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ voidable contract if the consent of a party was not. सिंपल बात है सर. एक कॉन्ट्रैक्ट तभी voidable हो सकता है जब पार्टी का कॉन्सेंट फ्री नहीं है. कॉन्सेंट माने ओपिनियन. बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं सर, मौता मौत. हाँ सर, हिंदी में क्या बोलते हैं, माने मतलब उसका हाँ है कि नहीं, है ना. बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल से बोलते हैं मौता मौत. माने वो अपना कॉन्सेंट जो है, उसका जो मौत है उस पर्टिकुलर मैटर में, मौत माने यहाँ पर मृत, मतलब डेथ वाला नहीं सर, मतलब उसका जो सोच है, क्या वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है. तो अगर किसी को डराओगे धमकाओगे और फिर हाँ बोलेगा तो सिचुएशन क्या हो रहा है, वॉइडेबल हो रहा है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म. जो वॉइड है वो परफॉर्म नहीं हो सकता. बट वॉइडेबल if the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract. Aggrieved party does not within reasonable time, मतलब ठीक reasonable time के अंदर exercise his right to avoid the contract. Any party can sue the other for claiming the performance of the contract. माने बेसिकली अगर आप समय के साथ साथ, माने मानो कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है ना, जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको धकेल रहा है, तो रिजनेबल टाइम के अंदर आप क्या करोगे, प्रोटेस्ट करके कैंसिल कर दो कि भाई मुझे नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट. रिजनेबल टाइम के अंदर कैंसिल करो. बट अगर आप रिजनेबल टाइम के अंदर कुछ नहीं करते हो तो इन दैट केस जो अदर पार्टी है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्लेम कर सकता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ बोल नहीं रहे. अगर ना है तो कर दो ना, पेपर में साइन करके बोल दो ये नहीं करना है, नहीं बेचना है, नहीं आना है डील में, बोल दो. फिर भी डरा रहे, धमका रहे, पुलिस में जाके बोलो सर जान का धमकी दे रहा है, तो लड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना. तो इसीलिए क्या बोला, if the agreed party does not within reasonable time exercise the right to avoid the contract, any party can sue. ठीक है, the other for claiming the performance of the contract. ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बातें कर सकता है, इसलिए रिजनेबल टाइम के अंदर. तो रिजनेबल टाइम क्या है, इसके बारे में लॉ डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस. यानी केस टू केस रिजनेबिलिटी बदल जाते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या था, केस क्या था. मतलब रिजनेबिलिटी एक दिन भी हो सकता है, 100 दिन भी हो सकता है, 1000 दिन भी हो सकता है. इसको लॉ कभी भी बोल नहीं सकता कि रीजनेबल क्या है. ये सभी सब्जेक्ट टू प्रूव है, सब्जेक्ट टू सिचुएशंस है. हर चीज को रीजनेबल बोलना मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बट फिर भी हाँ एक लॉ है सर, टाइम बर्ड लॉ बोल के होता है, लिमिटेशन एक्ट.
ठीक है, जिसमें नॉर्मली 3 साल 12 महीना डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन टू सिचुएशन उसमें कहा गया है, बट नॉट एवरी केस वो लॉ लागू होता है, ये सभी चीजें डिपेंड करता है। मैं उस लॉ में अभी बात अभी ज्यादा नहीं करूँ। राइट्स क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है फिर भी दो पार्टी डील कर रहे हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी डील कर रहे हो, और मानो कोई किसी के साथ धोखा हो गया, सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डील करेगा तो, जैसे मानो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देता हूँ। हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है, हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। जैसे मानो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मानो कि कोई टीचर है, वो नशाड़ी है, ठीक है, नशाड़ी है तो ड्रग्स वगैरह लेता है। सर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सर टीचर नहीं, कोई इंसान ही बोल दो, टीचर का कोई खराब करो, ठीक है, कोई 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 मानो कोई भी समवन, वो कहते हैं कि भाई तुम मुझे ड्रग्स बेचो, बदले में मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ठीक है, मैं टीचर की मतलब कोई बोल रहा है कि भाई मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बदले में तुम्हें तेरे को ड्रग्स सेल कर, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें दिल्ली रेस्टोरेंट का खाना फ्री में दूंगा, बदले में तुम मुझे ड्रग्स सेल कर। तो सर ड्रग्स बेचना ही तो अपने आप में इलीगल है, और मानो बाद में कोई प्रॉब्लम होता है तो लॉ उसको कोई रेमेडी नहीं देगा, क्योंकि दोनों पार्टी इलीगल काम कर रहे हैं। मतलब जो दे रहा है वो भी इलीगल कर रहा है, जो ले रहा है वो भी इलीगल कर रहा है। ड्रग्स देना भी इलीगल है, ड्रग्स लेना भी इलीगल है, तो कोई भी इलीगल काम दोनों पार्टी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है ना, जानबूझ के कर रहा है। तो फिर मतलब लॉ उसको क्या रेमेडी देगा? सर लॉ हमेशा चाहता है कि पार्टी को रेमेडी मिले। लॉ क्या है? नियम क्यों बनाया जाता है? हाँ सर, समाज में नियम क्यों बनाया जाता है? समाज में नियम इसलिए बनाया जाता है ताकि समाज एक डिसिप्लिन वे में चल पाए। ये जो धार्मिक रिचुअल्स है, धार्मिक रिचुअल्स का नाम मैंने इसलिए लिया, कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट फिर भी चाहे कोई भी रिचुअल्स ले लो आप, चाहे इंडिया का कल्चर जो हिंदुइज्म फॉलो होता है, चाहे आप इस्लाम को ले लो, चाहे आप जैनिज्म को ले लो, चाहे आप बुद्धिज्म को ले लो, चाहे आप सिखिज्म को ले लो, कोई भी रिलीजियन कल्चर को ले लो, वो देखना एक नियम में बांधते हैं इंसान को, कोशिश करते हैं। जैसे हमारे भारत में जैसे वेद वेदांत उपनिषद के थ्रू से नियम सिखाया गया, शिष्टाचार सिखाया गया, है ना। बाद में समय के साथ साथ किसी किसी केस में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी पॉइंट क्रिएट किया गया है, सब बजाय उसको समझने का हम लोग उसको उल्टा क्या किया सर, उसको और उल्टा एप्लीकेशंस में अलग कर दिया। ये ड्यू टू ब्रिटिश कल्चर हुआ है, ठीक है। लेकिन इस्लाम में देखो आप, वो भी एक नियम में बांधते हैं, कुरान के थ्रू से या कोई भी धार्मिक किताब के थ्रू से। बाइबल को देख लो, ठीक है, त्रिपिटक को देख लो। सर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नियम क्यों होता है। रिलीजियन एक्चुअली मार काट करने के लिए नहीं है, रिलीजियन इंसान को इंसान बनाने के लिए है। जहां पर जो टीचिंग्स दिया है वो इंसान को बांधना चाहा सर, कि भाई आप लोग गलत रास्ते में जा रहे हो, आप सही रास्ते में चलो, आप लोग मारपीट कर रहे हो, आप सही रास्ते पे चलो। बट सर इंसान आजकल गलत सोच रहा है, वो बोलते नहीं रिलीजियन ही प्रॉब्लम है, हम लोग रिलीजियन को लेके ही मारकाट करेंगे। सर ये इंसान का अपना प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली वो रिलीजियन को समझा ही नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजियन का फॉलो करने वाला हो, बेसिकली वो रिलीजियन को समझ ही नहीं पाया। धर्म होता है जो शांति समझाते हैं, धर्म कभी भी अशांति नहीं समझा सकता। हाँ डिपेंड करता है, ठीक है, कोई आपको थप्पड़ मारेगा, आप भी बोलोगे मैं थप्पड़ खाऊंगा, वो अलग बात है, ठीक है। कहना ये चाहते हैं सर कि लॉ क्यों सिखाया जाता है। मैं आपको क्यों बोला रिलीजियस बातें, क्योंकि पहले ना ये सब एक्ट वगैरह नहीं होता था, पहले इसी तरह से अलग अलग स्क्रिप्चर्स बना के समाज को चलाया जाता था, जिसको हम लोग आज धार्मिक किताब बोलते हैं। बट एक्चुअली ये सब धार्मिक किताब नहीं है, ये सब जिंदगी चलाने का किताब है। जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस चलाने का एक एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बिजनेस चलाने का एक एक्ट है, कंपनी लॉ बिजनेस चलाने का एक्ट है, और भी बहुत सारे नियम हैं जो लॉयर पढ़ते हैं, सीएसीएस वाले भी पढ़ते हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये लॉ का कॉन्सेप्ट आज से नहीं सर, हजारों साल 10,000 साल पुराना है। समय के साथ साथ सिचुएशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बदला है, ठीक है, और कुछ नहीं, लेकिन सिस्टम वही है। समझो तो बहुत अच्छा, ना समझो तो और अच्छा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको इतना सारा बात क्यों कर रहा हूँ,
सर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉ का पर्पस को समझो। लॉ का पर्पस यही होता है कि वो हर एक इंसान को रेमेडी दे सके। सर आप बोलोगे सर कई बार तो लॉ ऐसा भी बनाया गया है ताकि इंसान को लूटा जा सके। हाँ सर, वो तब तक हुआ है जब बेसिकली एक कंट्री के ऊपर दूसरा कंट्री का पावर आया है। जैसे जब इंडिया को अटैक किया गया है, इंडिया के ऊपर जब 200 400 500 700 साल का दूसरे कंट्री का दूसरे जगह का लोगों का कॉलोनी बना है। जब ब्रिटिश का कॉलोनी थे हम लोग, जब और भी बाहरी कंट्रीज का कॉलोनी थे हम लोग, है ना, तब वो अपना नियम को हमारे ऊपर जबरदस्ती लगाया लूटने के लिए। वो नियम अलग बात, मैं उस नियम का बात नहीं करता। आज हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, ठीक है। आज का नियम और 100 साल पुराना नियम अलग है। आज के नियम में समाज में सबको सुविधा होना चाहिए, हर किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इक्वलिटीज पे बात होता है ना सर। तो बस बेसिकली बस बीच बीच में थोड़ा बोल देता हूँ सर, ताकि आप समझो ये रेमेडी कहाँ से आ गई। अब रेमेडी के पीछे लीगल क्यों दिया? क्योंकि लॉ अगर लिखेगा तभी कोर्ट उसको परफॉर्म कर पाएगा। लॉ लिखेगा तभी कोर्ट उसको परफॉर्म कर पाएगा। अगर कोर्ट लॉ में नहीं है तो लॉ अमेंड किया जाता है, लॉ को चेंज किया जाता है ना। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी वॉइड है, फिर भी दो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी दो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ड्रग्स बेचना मना है फिर भी ड्रग्स बेच रहा है, अफीम बेचना मना है फिर भी अफीम बेच रहा है, बंदूक बेचना मना है फिर भी बंदूक बेच रहा है, और बदले में कुछ डील कर रहा है। तो जो भी इलीगल काम या वॉइड काम आप करोगे और उसका अगर कोई भी खराब, उसका कोई भी बैड इंपैक्ट आता है, तो उसमें लॉ आपको हेल्प नहीं करेगा, उल्टा इलीगल काम के लिए जेल में डालेगा, कस्टडी में लेगा। आप लोग देख पा रहे हो सर कितने सारे लोगों को कितना सारा चीज हो रहा है, नॉट जस्ट इन पॉलिटिकल फिगर, इवन इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, है ना। बैंकिंग घोटाला, चंदा कोचर जी, है ना, सेबी का घोटाला, एनएसी का घोटाला देखो। हाँ सर, बिजनेस में कितना सारा, ऑडिट में पढ़ाता हूँ सर, ऑडिट लॉ में रामालिंगम राजू आईटी सेक्टर घोटाला। हाँ सर, पीडब्ल्यूसी चार्टर्ड फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट घोटाला किया, उसका क्या हुआ। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं, जो चीज गलत है, जो चीज वॉइड है, जो चीज कैंसिल है, उस चीज में बात करोगे तो रेमेडी नहीं मिलेगी, उल्टा इलीगलिटी के कारण जेल में जाओ, उल्टा इलीगलिटी के कारण जेल में जाओ, है ना। जैसे अभी जो एग्जाम्पल दे रहा था लॉटरी टिकट का, जेल में जा चला गया सर, छुटकारा तो मिलने वाला है नहीं सर। जो भी हो, मैं आशा करता हूँ कि सभी एग्जाम्पल आपके दिमाग में जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि लॉ का एक्चुअल पर्पस क्या है। अच्छा, वॉइडेबल का क्या? द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद अ रीजनेबल टाइम। वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते, कैंसिल कर सकता है। इफ सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड, एंड इफ इट इज नॉट रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वैलिड। अगर वो कैंसिल नहीं करता है तो वैलिड हो जाएगा। जिसके साथ जबरदस्ती हो रहा है, वो अगर जबरदस्ती में हाँ कर दे तो फिर वो वैलिड हो जाएगा सर, बट अगर वो ना कर दे तो वॉइड हो जाएगा। सिंपल बात, नो बकवास। मैं आशा करता हूँ, हाँ सर, आशा करने में तो कोई बुराई है नहीं, मतलब वॉइड और वॉइडेबल क्लियर है पूरा का पूरा। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं अभी इलीगल पे ही बात कर रहा था, अब नेक्स्ट पॉइंट इलीगल आ गया। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। लॉ आपको मना करता है, फॉरबिड करना माने मना करना, फॉरबिड्स टू बी मेड। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, माने इलीगल के साथ जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल है। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। जिसका जड़ इलीगल है उसके बाद हर चीज उसका इलीगल हो जाएगा, भले ही उसमें आपको लीगलिटी दिख जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट जिसका जड़ इलीगल है वो हर चीज इलीगल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रिसेंट एक एग्जांपल, ओपियम एग्रीकल्चर
ओपियम जानते हो सर? ओपियम माने হচ্ছে আফিম, ठीक है? अफीम जानते हो ना सर? नशा होता है अफीम से, बेसिकली दवाई वगैरह बनता है। चलिए, ये अपना ममता दीदी पॉपी कल्टीवेशन, जिससे पोस्तो भी बनता है। पोस्तो माने, पोस्तो जानते हो ना? अरे भाई बहुत फेमस खाने का प्रोडक्ट है, हम लोग बहुत खाते हैं सर, है ना? बहुत अच्छा भी, टेस्टी भी है, मुझे बहुत पसंद है कॉफी। लेकिन दाम बहुत हो गया सर, कम से कम अभी 2000 2500 की जो केजी जा रहा है, 2000 रुपीज समथिंग केजी जा रहा है। पोस्तो बोलते हैं पॉपुलरली इन बंगाली, हिंदी में बोलते हैं खसखस, है ना? और भी कुछ भाषा होगा, बट मुझे जितना पता है मैंने बोला सर। इसमें इसके बारे में ममता दीदी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अर्ज किया है। क्या किया है सर? सर ममता दीदी का कहना है कि भाई पॉपी कल्टीवेशन को लीगल बनाओ। ममता दीदी क्या बोले सर? पॉपी कल्टीवेशन को लीगल बनाओ, माने लीगल माने वेस्ट बंगाल में खेती करने दो। देख पा रहे सर? ममता ममता बनर्जी आर्ट सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टीवेशन इन वेस्ट बंगाल। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम इतना बड़ा क्या बन सकता है कि पॉपी से ओपियम होता है, ओपियम माने आफीम, और आफीम बहुत ही खतरनाक एक नशा का चीज है, जिसमें यूथ ऐसे ही खत्म है बहुत ज्यादा केस में। मतलब उड़ता पंजाब, उड़ता बंगाल, अब पूरा भारत उड़ेगा। मतलब अफीम खा के क्या होता है? उड़ता है ना लोग, वही उड़ते जाओगे सब। तो प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट हर स्टेट को परमिशन नहीं देता है। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में आरामबाग बहुत ही फेमस एक डिवीजन है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत जाने जाते हैं सर आरामबाग। वहां पर कुछ लोगों ने पॉपी कल्टीवेशन करना चालू किया, यानी पोस्तों का एग्रीकल्चर। सर पोस्तो एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि पोस्तो में तो कोई खराबी नहीं है, पोस्तो इलीगल नहीं है। मार्केट में पोस्तो इलीगल प्रोडक्ट है कि लीगल प्रोडक्ट है? प्लीज टेल मी। सर लीगल है। लेकिन ओपीएम क्या है? ओपियम तो इलीगल है। वो इलीगल है। लेकिन दोनों सेम चीज से बनता है, उसी सेम पेड़ से ओपियम होता है जिस पेड़ से पोस्तो आता है। अब खेती जब करोगे, पोस्तो भी आएगा, ओपियम भी आएगा। तो मुझे खबर मिला सर आरामबाग से, न्यूज से खबर मिला कि 1 केजी ओपियम का मार्केट प्राइस है, मुझे एग्जैक्टली मैं भूल सकता हूँ, 50,000 से 1 लाख के आसपास। 1 केजी ओपियम का मार्केट प्राइस है 50,000 से 1 लाख के आसपास, मतलब एग्रीकल्चरल लेवल में, मतलब फार्मर बेच रहा है। पोस्तों का भी दाम है, 1 केजी पोस्तों का दाम ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस है 2000, में भी वो लोग 1000-1500 टका मार्केट में बेच रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, अगर जड़ ही इलीगल है, माने इसी कारण, क्योंकि ओपियम बहुत खतरनाक है। अच्छा ओपियम का खेती क्या पूरा का पूरा कैंसिल है? नहीं सर, लाइसेंस लेके, ड्रग्स लाइसेंस लेके जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो बना सकता है। ड्रग्स का लाइसेंस लेके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बना सकता है क्या? ओपियम का खेती इंडिया में। और बाकी हम लोग ज्यादातर केस में पोस्तो अफगानिस्तान से परचेस करते हैं, अफगान से, कुछ पाकिस्तान से भी लेते हैं। पोस्तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है, अफगान का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है। अफगानिस्तान से हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर। बाकी थोड़ा बहुत जितना होता है हमारे यहाँ पर फार्मेसी कंपनी करते हैं विथ लाइसेंस। तो क्वेश्चन इज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपियम का एग्रीकल्चर करना इलीगल है। अब ओपियम एग्रीकल्चर करने जाओगे तो पोस्तो मिलेगा, पोस्तो लीगल है। तो जिसका जड़ ही इलीगल है, तो ममता दीदी क्यों आर्ज कर रहा है? बिकॉज कुछ ऐसा हुआ है ना इलीगल पोस्टल चार्ज के कारण। तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बता रहे कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है, आप खबर नहीं रख रहे हो क्या? तब ममता दीदी बोल रहे हैं कि भाई मार्केट में पोस्तों का दाम इतना ज्यादा है, खेती करने दो ना। लेकिन ममता दीदी एक तरफ सोच रहा है, दूसरी तरफ यूथ का क्या होगा इसके तरफ बिल्कुल नहीं सोच रहा है। क्योंकि नशा करने वाले हर चीज को नशा का चीज बना लेते हैं। दारू तो है ही, पान पराग गुटखा तिरंगा चीज तो है ही। अब अगर इजीली ओपियम अवेलेबल हो जाएगा तो यूथ का क्या होगा? पूरा हम लोग अमेरिका देख पाएंगे सर। जैसे अमेरिका में सब नशाड़ी है ना, अमेरिका में सब नशाड़ी है सर।
इनको नशा मुक्त कौन किया? अमेरिकन यूथ को नशा मुक्त कौन किया सर? जिसके कारण फेमस हुआ इस्कॉन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन टेम्पल आप लोग देखे होंगे, मायापुर में हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में। श्रीला प्रभुपाद है ना, ये जो रिलीजियस लीडर है सर, इन्होंने जाके अमेरिकन यूथ को, गवर्नमेंट फेलियर हो चुका था फुल्ली, इतना नशाखोर बन गया अमेरिकन यूथ। आज भी प्रॉब्लम है, वहां का यूथ काम नहीं करता, पैसा बहुत है, बस नशा करके घूमते रहते। तो अमेरिकन यूथ को नशा मुक्त किया ही इस्कॉन के लीडर श्रीला प्रभुपाद जी। इसीलिए इस्कॉन में इतना फॉरेनर दिखता है, जो पहले नशाड़ी थे, आज वो कृष्ण भगवान का हरे कृष्ण कर रहा है, तो तुम उनको अलग रास्ते में लेके आए। इवन फोर्ड मोटर आप लोग जानते होंगे शायद, फोर्ड मोटर जो दुनिया का सबसे फेमस मोटर मतलब 4-व्हीलर कंपनी है, उन्होंने बेसिकली श्रीला प्रभुपाद को ये सब डेवलपमेंट करने में हेल्प किया है। कभी हो सके तो इस्कॉन के बारे में जरूर जानिए, ठीक है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस कनेक्टेड पॉइंट पे बात करती हूँ, मैं कोई सोच समझ के बात नहीं करता सर। इतना जो जरूरी हुआ ये ग्रेट पर्सनैलिटी श्रीला प्रभुपाद जी, ठीक है, जो अमेरिका में जाके अमेरिकन यूथ को सरकार के साथ टाई अप करके, गवर्नमेंट ने बोला कि आप करके दिखाइए, करके दिखाया। पहले प्रूफ मांगा कि भारतीय कल्चर के बारे में प्रूफ मांगा, फिर उसके बाद परमिशन मिला। उसके बाद आज श्रीला प्रभुपाद जी के नेतृत्व में इस्कॉन वर्ल्ड फेमस एक सोसाइटी बना है, और आज जो इंपॉर्टेंट काम ये लोग कर रहे हैं, इनके साथ अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिकन सोसाइटी को डेवलप करने में काम कर रहे हैं। तो चलो सर, कहीं तो काम कर रहे हैं। अगर इंडिया का कल्चर फॉरेन के लोगों को सुधारने में काम आ रहा है, तो इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। एज एन इंडियन इसमें प्राउड फील होना चाहिए कि भाई हमारा कल्चर अगर किसी कंट्री के किसी यूथ को सुधार सकता है, जो बड़े बड़े मेडिसिन नहीं सुधार सकता, उसको कृष्णा भक्ति से सुधार सकता है, और इसका प्रूफ है। और फोर्ड मोटर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, मतलब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, वो इनके साथ। आज इस्कॉन का जो टेम्पल बना है सर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल बना है इस्कॉन का, जो ये वाला आप देखे होंगे मायापुर में, कभी जाओगे तो घूम के आओ सर, बंगाल में ही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है आज के डेट में। और एक वैदिक एक ये भी बना है सर, प्लानिटोरियम भी बनाया है, जहाँ पर आपको इंडियन कल्चर के बारे में पुराना, मतलब आज से 10,000 साल पहले का पूरा हर चीज देखने को मिले। मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ सर कि एक दिन घूम के आऊंगा, कुछ तो जानने को मिलेगा। सो इफ पॉसिबल आप लोग भी जा सकते हैं। इट्स फुल्ली पर्सनल कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको मैं बता दूं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ओपीएम बेचना इलीगल है, तो फिर पोस्को बेच के आप क्या लीगलिटी दिखाओगे? तो अगर ममता दीदी इसको वैलिड करना चाहता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेशन के साथ जो लोग है वही कर सकता है, आम फार्मर को नहीं दिया जा सकता। नॉर्मल फार्मर को ये परमिशन नहीं दिया जा सकता, नॉट पॉसिबल सर, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है सर, है ना, ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रहा है कि जिसका मेन जड़ इलीगल है, उसके साथ जुड़ा हुआ कोई वैलिड चीज भी कैसे लीगल हो सकता है। मैंने जैसे पोस्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओपीएम में तो प्रॉब्लम है ना। तो कहता है सर ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। याद रखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, माने अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है तो पहले ही कैंसिल, बट जो वॉइड है वो इलीगल होगा ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल किए थे, मिस्टर एक्स ने बुक पब्लिशर के साथ डील किया था, फिर मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, याद करो। तो मिस्टर एक्स का पब्लिशिंग कंपनी के साथ डील करना, और फिर मिस्टर एक्स का डेथ होने के बाद वो डील, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो जाना, इसमें कहीं पर कोई इलीगलिटी था क्या? हेलो नहीं सर। मिस्टर एक्स का, नो सर। मिस्टर एक्स पब्लिशिंग कंपनी के साथ डील किया, फिर उनका डेथ हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बट इसमें कोई लीगल कॉन्सेप्ट तो नहीं था सर। ये लीगल कॉन्सेप्ट था, पर फिर भी वॉइड हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। तो
आई होप कि आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो देखो रटना नहीं है, नहीं रटना है वो यारो, नहीं रटना, रटना नहीं है, समझना है, समझना। ये सब स्टेटमेंट एग्जाम में उठा के देता है, प्रूफ करो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। अब प्रूफ कैसे करोगे? रट्टा लगा के? दिमाग में नॉलेज होना चाहिए, तब प्रूफ कर पाओगे। इसलिए ज्ञानी बनो सर, हाँ, इसलिए ज्ञानी बनो, ज्ञानी जरूरी है सर। नॉलेज डेवलप करोगे, आराम से प्रूव कर लो। हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर जरूरी होता है, वो सब हो जाएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। So despite this, there is similarity between them. Is that the both cases they are void ab initio. चाहे illegal हो या void, वो void ab initio होता है। सर void ab initio ये कौन सा भाषा है? इंग्लिश तो है नहीं सर, ये लैटिन फ्रेज है सर। ab initio माने, सर ab initio माने जो शुरू से ही void, from the very starting, जो शुरू से ही void है उसे void ab initio कहते हैं। जैसे अफीम का खेती करना शुरू से ही void है ना, तो void ab initio है। जो भी चीज शुरू से void है उसको void ab initio कहते हैं। तो void ab initio माने इलीगल, जो चीज इलीगल है। इलीगल किसको बोलते हैं? जो लॉ मना करता है, जो गवर्नमेंट मना करता है लॉ पास करा कि भाई आप ये कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे मानो कि पाकिस्तान हमारा एक एनिमी कंट्री है और आप पाकिस्तानी किसी के साथ कोई डील कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको मना कर रही है कि पाकिस्तानी के साथ बिजनेस नहीं करना है। अगर आपको गवर्नमेंट मना करता है, ऐसे बहुत सारे चीज पाकिस्तान के साथ रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट आपको एकदम दिल दर्दी लग रहा है, नहीं पाकिस्तान हमारा भाई है। हाँ सर भाई है, पर बिगड़ा हुआ भाई है। पाकिस्तान हमारा भाई क्या है? हम ही हैं। पाकिस्तान कंट्री अलग है हो गया, बट वहाँ का लोग हमारा यहाँ का लोग एक ही है, अलग नहीं है। वही इंदास वैली, हम लोग भी इंदास वैली, वो भी इंदास वैली। लेकिन सर भाईचारा तो तब बनेगा ना जब दोस्ती प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगा, बट वो तो दुश्मनी पे आया है सर। तो जब वो दुश्मनी पे आया है और आपको हमदर्दी आ रहा है क्या, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो गवर्नमेंट मना करता है आपको, फिर भी आप अगर बात को नहीं, तो ये void ab initio लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फॉरेन एनिमी, इवन फॉरेन कॉन्सुलेट के साथ भी आप कोई डील नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का मना है। ठीक है, तो जो चीज इलीगल है, जो नहीं कर सकते, वो शुरू से ही void ab initio। समझ रहे हो सर? क्या है ना, दो चार पैसों के लिए हम लोग अपना ईमान बेच देते हैं, यही प्रॉब्लम है। देश के अंदर जितना प्रॉब्लम देखते हो ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का, इसका मेन रीजन है जब देश का लोग गद्दार बनते हैं तभी ऐसा। देश का लोग गद्दार नहीं करना चाहिए, दो चार पैसों के लिए नहीं बिकना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं अपना ईमान बहुत ऊपर होता है, यानी इज्जत, अपने इज्जत सबसे ऊपर होना चाहिए। बट हम लोग क्या है ना, दो चार पैसा आ गया चलो यार, चलो ठीक है। So according to section 2 subsection 3 of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. The act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of object, ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, यानी जिसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है वो कैसे वैलिड होगा सर? एंड कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन माने जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके बदले में, कंसीडरेशन लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था। जैसे मानो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वैलिड है सर, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई खराबी नहीं है, बट बदले में मैं अगर आपसे पैसा ना लेके, फीस ना लेके मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को ना गांजा चरस दे दो, मेरे को अफीम दे दो, गलत हो जाएगा ना। डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर को बोलो भाई ट्रीटमेंट करो, बदले में आप मेरे से गांजा ले लो, बदले में आप मेरे से चरस ले लो, बदले में आप मेरे से अफीम ले लो, यानी कंसिडरेशन में क्या दे रहे हो? जो अनलॉफुल है। बंदूक ले लो, हाँ अनलॉफुल चीज। तो कंसिडरेशन माने बदले में जो कुछ भी दे रहे हो वो अगर वो अनलॉफुल है तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। The illegality of the contract which makes it void. The illegal and void agreement differ from each other. थोड़ा डिफरेंस है सर, void और illegal में हल्का सा डिफरेंसेस है, इसके बारे में आपको पहले ही बोला। An illegal agreement is always void. Void agreement is not necessarily illegal. नेचर क्या कहता है? Void agreement not forbidden under law. लॉ ने इसके बारे में कोई मना नहीं किया, बट जो इलीगल है लॉ उसको मना करता है।
पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। वॉइड के लिए पनिशमेंट नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, बट इलीगल की चीज के लिए पनिशमेंट है। कोलैटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में आल्सो बी वॉइड। मैंने वॉइड के साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी वॉइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे आल्सो वैलिड। एग्जांपल देता हूं, मिस्टर एक्स ने पब्लिशर को बोला था कि मैं आपको किताब लिख के दूंगा। पब्लिशर ने भी एक्स मिस्टर एक्स को पेमेंट किया था 2 लाख का। मिस्टर एक्स का बाद में डेथ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट मानो इसके साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था, इसके साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था। यानी मिस्टर एक्स से बुक पब्लिश करने के बाद जो कंपनी ने, पब्लिशर कंपनी जो था, वो किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मिस्टर एक्स इस किताब को लिखेगा फिर हम आपको सेल करेंगे। लेकिन मिस्टर एक्स नहीं लिख पाया तो मिस्टर एक्स की तरफ से कोई और लिख दिया, या फिर मिस्टर एक्स के जगह मिस्टर वाई लिख दिया, पर पब्लिशर का डील जो है जुड़ा हुआ डील है। पब्लिशिंग कंपनी किताब लिखा के किताब को छापेगा फिर मार्केट में बेचेगा, तो जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वॉइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो वॉइड हो ही सकता है। क्या सर? मिस्टर एक्स का डेथ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है, बट जरूरी थोड़ी है कि पब्लिशिंग कंपनी अगर किसी और के साथ कनेक्शन में सेम पर्पस में डील करके रखा है वो भी वॉइड हो जाए। नेसेसिटी है क्या? हेलो, आप लोग बात समझ रहे हो सर? कनेक्टेड हो, समझ आ रहा है? बेसिकली जो वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ चीज भी वॉइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट जो इलीगल है, इलीगल के साथ जुड़ा हुआ हर चीज इलीगल है। कोलैटरल माने जुड़ा हुआ, कोलैटरल माने उसके साथ कनेक्टेड, यानी बदले में। एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड। यानी वो इलीगल के साथ ही कनेक्टेड है ना, तो इलीगल को भी वॉइड हो जाएगा। बट वॉइड के साथ कनेक्टेड कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ऐसा नेसेसिटी नहीं, वो वैलिड हो सकता है। आगे ऐसा एग्जांपल मिलेगा, मैं आपको और बताऊंगा। एंड देयर इज द फिफ्थ पॉइंट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये था मेन पॉइंट सर, वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। सर अनएनफोर्सिएबल एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर जो एनफोर्सिएबल नहीं है लॉ में, जैसे कि when a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation etc. मैं आपको अभी बोल रहा था ना लिमिटेशन एक्ट। सर नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरीज ये सब लॉ पढ़ता है, लिमिटेशन एक्ट वगैरह। मैंने सीएस सीएमए के केस में सीएस को थोड़ा ज्यादा लॉ पढ़ना पड़ता है, तो ये सब लिमिटेशन एक्ट वगैरह सीएस पढ़ते हैं, बाकी एलएलबी वगैरह जो लोग करते हैं उनको और ज्यादा नॉलेज है। तो जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ सर बिजनेस रिलेशन। लिमिटेशन एक्ट में कुछ टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको सारा काम कर लेना चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं हुआ तो टाइम बर्ड हो जाएगा, तो फिर वो बात में बनेगा नहीं। तो क्या कहते हैं सर, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015 बट नो पेमेंट वाज मेड टिल 2019। ए ने बी से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है 2015 में, फिर 2019 आ गया, अभी तक पेमेंट नहीं किया। बी कैनॉट सू ए फॉर द पेमेंट इन 2019 as it has crossed 3 years, 3 साल का टाइम नॉर्मल लिमिटेशंस होता है, and barred by the limitation act, a good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by the limitation act। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए था तो भाई 3 साल क्या कर रहे थे? 3 साल में क्यों नहीं मांगा? 3 साल बाद याद आया कि भाई मेरे को पैसा मिलने वाला था उनसे। मतलब 3 साल में आप कोई इंटीमेशन तक नहीं दिए, कोर्ट में भी नहीं गए, और सबसे बड़ा चीज आप इंटीमेशन नहीं दिए। मतलब किसको? यानी ए ने प्रोडक्ट परचेस किया था तो बी को ए को बार बार बोलना चाहिए था कि भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कुछ तो नोटिस भेजना चाहिए, है ना, राइटिंग कुछ तो होना चाहिए प्रूफ करने के लिए भाई मेरा पैसा दो। लेकिन 3 साल कुछ नहीं बोला, अचानक 2019 में ऐसा लगा कि भाई चलो मेरा पैसा दो। अब ये बात इन्फोर्सिबल नहीं है लॉ में, बिकॉज देयर इज अ लॉ, अनदर लॉ, लिमिटेशन एक्ट, जिसमें 3 साल का एक टाइम बार्ड लगा देता है।
बाकी अगर किसी को लिमिटेशन एक्ट के बारे में जानना है, वो लोग, मेरे पास लिमिटेशन एक्ट का दूसरा क्लासेस का लेक्चर्स है, वो चाहे तो लेके देख सकता है कि लिमिटेशन एक्ट क्या है, जानकारी ले सकता है। जो कंपनी तो सेक्रेटरी बैंक स्टूडेंट्स हैं, बैंक हाँ से बोलो जो सर। डेट मिलता है उसके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होता है? हाँ सर, हर केस में लिमिटेशन लॉ लागू होता है, ठीक है। हर केस में लिमिटेशन लागू होता है कि अगर टाइम के अंदर नहीं होगा, जब मांगना चाहिए, इस पे लिमिटेशन एक्ट बहुत सारा, बहुत बड़ा है सर, ठीक है। बट नॉर्मली हर केस में लिमिटेशन लगता है कि अगर आपको किसी से कोई पैसा मिलने वाला है तो आप टाइम के अंदर रिमाइंडर देते रहो, ठीक है। पैसा मिलेगा बोल के 3 साल 4 साल बाद जाके बोलोगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम में फंसोगे। बाकी किसी को लिमिटेशन एक्ट में थोड़ा डिटेल्स जानना है तो वो लिमिटेशन एक्ट के बारे में मेरे से नोट्स भी ले सकता है। कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स तो पढ़ेगा ही, वो तो उनके पास तो सिलेबस में है ही, बट जिनका नहीं है सिलेबस में वो नॉर्मल नॉलेज के लिए पढ़ाई कर सकते, ठीक है सर। A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by the limitation, ठीक है। वो लिमिट लगा दे, मैंने डेब्ट अच्छा था, पैसा आपका ही था, गुड डेब्ट बने सर। डेब्ट बने जो पैसा आपको मार्केट से मिलने वाला था, जो डेटर के पास था। डेब्ट बने यहाँ पर डेटर, गुड डेटर, मैंने आपने उधारी में दिया था ना, तो जिसको, जिसके पास से पैसा मिलेगा वो आपका क्या होता है, डेटर होता है। तो आपका गुड डेटर था, मैंने पैसा एकदम जेन्युइन था, पर फिर भी आपने नहीं मांगा, तो गुड डेटर बिकम्स अनएनफोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years barred by the limitations। तो ऐसे होते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जो एनफोर्सेबल हो सकता था पर फिर भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं कि वॉइड के कारण, ऐसा भी नहीं कि इलीगलिटी के कारण, पर एनी अदर रीजन। वॉइड इलीगलिटी के कारण नहीं, कुछ और रीजन के कारण। मैं आशा करता हूं कि आपको वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, हाँ सर, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में मैं थोड़ा धीरे ही चलता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं स्पीड अप ले लूंगा सर, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। एक बार बेसिक को मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करता हूँ, एक बार समझ में आ जाए ना, इसके बाद मैं और इतना धीरे नहीं चलूंगा सर, फिर मैं थोड़ा स्पीड अप हो जाऊंगा। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग प्लीज प्रीवियस जिनका भी मिस है वो अपना मिस्ड क्लास जरूर देख ले, ठीक है, और क्लास के साथ ऐड पर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है, मतलब और भी पार्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का होता है इसका मैंने एक पार्ट पढ़ा है। फॉर्मेशंस एंड परफॉर्मेंस के बेसिस में नेक्स्ट क्लास में बाकी डिटेल्स चर्चा करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक है। कि पूछा कैसे तो यस हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। आयन, नयनी, नील, सोमनाथ, सुबीर, तौथा, तुषार, सभी को समझ में आया ना सर? हाँ यस सर। सर। ठीक हाँ है सर। सर, यस ओके सर। हाँ सर। तो फिर क्लास रिवाइज करो सर, नोट्स आपके पास नहीं है तो कलेक्ट कर लो मेरे से, ठीक है। ओके सर, तो फिर आज इतना ही रखता हूँ मैं। बाय सर, फिर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड ओके नाइट सर, सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर बोल था बोल।